मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों आज हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज या फिर यूरोपीय कंपनी का आगमन के क्रम में ये अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने वो सारी बातें आपको बता दी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने बता दिया। आज हम लोग जो इस वीडियो से दोस्तों जो शुरू करेंगे वो रहेगा फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। आज इस वीडियो में हम लोग उन सारे बातों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए अब हम लोग यहां शुरुआत कर लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे मैं बोल ही रहा हूं, तो सो कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेम ऑफ कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए दो लोग थे। जिस टाइम पर यूरोप में मॉडर्नाइजेशन या फिर आधुनिक का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे इंडिया में मध्यकालीन या फिर मेडावल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है ना, भारत में मध्यकालीन का टाइम चल रहा था। तो क्या हो गया कि जैसे कि और सब यूरोपियन के कंपनीज के आने के क्रम में ये आखिरी कंपनी, सबसे लास्ट कंपनी फ्रेंच ही थी। और इसका भी मंशा था कि हम भी भारत में जाकर के अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना ट्रेड कर सके। दो लोग थे, एक राजा लुइस 14। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि 1789 के बारे में, जो कि लुइस 16 जो कहा फ्रांस का जो राजा रहता है, आपने सुना होगा। खैर इसकी डेथ हो जाता है वहीं पे, इसको फिर फांसी की सजा एक हिसाब से उसको दे देता फ्रांस। खैर वो बात की बात है। जिस टाइम पर कंपनी भारत आई थी उस टाइम पे फ्रांस का राजा था लुइस 16, किंग लुइस 14, 14वीं, राइट, आर्यवास्मिन में। और उन्हीं के राजा लुइस 14 के टाइम पर उसका जो वित्त मंत्री या फिर एफएम बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर था, वो था कॉलबर्ट नाम का। इन्हीं लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाया जिसका नाम बना क्या, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का जो देखिए, इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट मैंने यहां पर लिखा नहीं, लिख लीजिएगा। इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब होती है, 1664 में होती है, याद रखिएगा। इस कंपनी की स्थापना जो है ना 1664 में होती थी। यहाँ पे है नहीं, एस्टेब्लिशमेंट या फिर स्थापना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में होती है। अब होता क्या है, ये कंपनी टाइप कैसी थी, जैसे हमने फ्रेंच के बारे में हमने पढ़ा था, डच के बारे में बिल्कुल क्या थी, वो फुल्ली गवर्नमेंट म्यूचुअल कंपनी थी, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लोग थे। जैसे कि हमने इसके कंपनी के बारे में बात की थी, ब्रिटिश कंपनी के बारे में, वो 100% क्या थे, प्राइवेट कंपनी थी। ये कंपनी वो थी, वो 100% क्या थी, सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की टाइप सरकारी कंपनी थी। और जाहिर सी बात है, जब सरकारी कंपनी होती है तो लोग कैसे काम करते हैं, प्राइवेट में लोग कैसे काम करते हैं, आप बेहतर समझ ही सकते हैं। सेम कहानी यहां पर भी हुआ। अब वो गवर्नमेंट कंपनी थी और भारत ये कंपनी 1668 में आई। और फ्रैंको मार्टिन नाम का एक शख्स था जो कि 1674 में 1674 में पांडिचेरी का संस्थापक या फिर फाउंडर रहा था। याद रखें, ये भी पहला गवर्नर कहां का था, पांडिचेरी का। वो कौन था, उसका नाम था फ्रैंको मार्टिन। याद रखें, फ्रैंको मार्टिन से दो सवाल आता है। पहला सवाल, फाउंडर ऑफ कहां का, पांडिचेरी का पहला फाउंडर, एंड वो पहला गवर्नर पांडिचेरी का वो कौन था, फ्रैंको मार्टिन था। कब, 1674 का। अब आ जाते अध्यक्षता। देखिए अंडर लीड या फिर हेडेड बाय एक जो अध्यक्षता में एक टीम भारत आई जिसका क्या नाम था, फ्रांसीसी कैरोन। फ्रांसीसी कैरोन के अध्यक्षता में या फिर हेडेड में एक जो टीम है वो भारत आती है और पहला कंपनी इसी के ही लीडरशिप में खोली जाती है। हम लोग बाद में करेंगे। चलिए जी, अब हम लोग यहां से देख लेते हैं डिक्लाइन का शुरू। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि कंपनी कहां पे खोलती है और फिर कब्जा कौन कौन जगह में भारत में करती है, हम लोग आगे देख लेंगे। डिक्लेरेशन की एक शुरुआत कहां से होती है, जरा हम इसमें देख लेते हैं कि 1742 तक मात्र क्या था, एक व्यापार कंपनी, ओनली ट्रेड टिल डेट। याद रखिएगा, जब फ्रेंच कंपनी आती भारत में 1668 में, 1742 तक सिर्फ ये व्यापार करती है। ये सिर्फ अपना ट्रेड में है, पॉलिटिकल और एम्पायर एक्सटेंशन में इसका इंटरेस्ट नहीं था। 1742 के बाद आता है। ये शुरुआती तब होता है जब और सब के तरह जो अंग्रेज थे और पुर्तगाली लोग थे, उसको देखते हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया
कि एक गवर्नर के रूप में आता है 1742 में, जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले जो गवर्नर बन करके आता है 1742 में, और इसके दिमाग में कई सारी चीजें पकती है, क्योंकि यहाँ का जो इंडियन का जो गवर्नमेंट जो और सब जो राजाएं थे उसकी स्थिति ये बेहतर जानते थे, और इसने मंशा बनाया कि भाई हम तो पैसे कमाएंगे ही, पैसे कंपनी कमा ही रही थी। आप सोचा कि हम राजनीतिक में और साथ में हम यहाँ का एम्पायर एक्सटेंशन, हम अपने साम्राज्यवादी हम बढ़ाएं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी का जो विस्तार है, एम्पायर एक्सटेंशन, एक एक्सपेंशन, हालांकि एक्सटेंशन होगा, एक्सपेंशन या चलो दोनों चीजें की है, ये की है एम्पायर एक्सपेंशन। इसने साम्राज्यवादी फैलाने के काम फॉर द फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1742 में हुआ। उससे पहले मात्र एक व्यापार कंपनी थी या फिर ट्रेडिंग कंपनी थी। अब इसने जब आई, तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण करी। पहली बात, भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियंस। इंडियंस के बीच में अलग अलग राजाओं को सपोर्ट करना, एक राजा दूसरे खिलाफ में लड़ेगा। आरी बात समझिए, इसमें क्या हो गया कि राजाओं के मन में और अपनी इंडिया में वो अपनी सत्ता को मजबूत करने का काम किया। यह एक अच्छा पहल था किसका? डुप्ले का। सेकंड में क्या था? सहायक संधि का क्या करना? व्यवस्था करना, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। मतलब ये कहा कि जो कई सारे जो राजाओं का हम सपोर्ट करेंगे, एक राजा दूसरे से लड़ेगा, दूसरे तीसरे से लड़ेगा, ऐसे ही सब आपस में लड़ाएंगे और हमारा एम्पायर क्या करेंगे? एक्सटेंशन करेंगे, हमारा साम्राज्य को विस्तार करेंगे। ये कहीं हद तक सही होता है, लेकिन कब होता है? 1754 में। लेकिन इसका आखिरी दिन रहता है भारत में, क्योंकि 1754 में फ्रांस का राजा उसे फिर वापस बुला लेता है। चलिए आगे की बात थी। तीसरी बात उसने क्या किया? अलायंस सिस्टम किसके टाइम पे शुरुआत हुआ था? डुप्ले का टाइम पे शुरुआत हुआ था। तीसरा है व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। इसका जो एम्बिशियस बंदा था, बहुत ज्यादा एम्बिशियस बंदा था, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा था इसका कि भैया हम ट्रेडिंग के साथ साथ हम एम्पायर को भी एक्सटेंशन करेंगे, मतलब हम लोग साम्राज्यवाद का विस्तार भी करेंगे। आने बात समझ में? तीसरी बात, इसे करने के लिए, इसे अंपायर एक्सटेंशन करने के लिए, फिर एक्सपेंशन करने के लिए क्या किया? उसे कई सारे संघर्ष करने पड़े अंग्रेजों के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्रिटिश के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके विवाद, इसके झगड़े बहुत सारे हुए। उनमें से झगड़ों में से तीन महत्वपूर्ण हुए तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें तीन महत्वपूर्ण है, वो है कर्नाटक का युद्ध। आ रही बात समझ में? कर्नाटक युद्ध कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो कब होता है? वो होता है 1740 से लेकर के 1748 तक, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक। इसमें होता क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और इसका हल किस चीज से सॉल्यूशन हो निकलता है? देखिए, कारण या फिर रीजन। पहला कर्नाटक युद्ध का है या फिर फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटक का रीजन क्या था उसको समझते हैं। पहला, व्यापारिक अधिकार, मर्चेंट राइट दोनों चाहते थे। ब्रिटिश और कौन? दूसरा फ्रेंच। ये दोनों ही मोनोपोली चाहते थे साउथ इंडिया में कि भैया साउथ इंडिया में हमारा ही पूरा बिजनेस चले, इसलिए दोनों लड़ पड़े। दूसरी बात, और इसमें यह था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी, जो कि अगर मैं बोलूं उत्तराधिकारी या फिर सक्सेसर ऑफ ऑस्ट्रिया में, यूरोप में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आपस में तो लड़ भी रही थी, और उसका असर हमें भारत में भी देखने को मिला। आ रही बात समझ में? क्योंकि दोनों का जड़ कहां था? यूरोप में था। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों यूरोप में लड़ रहे थे, और उसका असर इसी वजह से दोनों भारत में भी लड़ रहे थे। और दूसरा कारण इसका यह था कि ये चाहते थे कि हम बिजनेस में मोनोपोली चाहते या फिर एकाधिकार चाहे कि हमारा ही अधिकार हो, इसलिए ये दोनों आपस में लड़ गए। अब लड़ने के क्रम में क्या तो विशेषता देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, खासियत क्या थी इसमें कि डुप्लेक्स वर्सेस मोर्स। डुप्लेक्स कौन था? फ्रेंच का गवर्नर था, ये अंग्रेजों की तरफ से था। दोनों आपस में लड़े, और इसमें लड़ने में कई लड़ाई हुई। पहला, अडियार की लड़ाई और सेंट थॉमस की लड़ाई 1746 में होती है। याद रखिएगा, अडियार की लड़ाई या फिर सेंट थॉमस की जो बैटल है, युद्ध है, वो कब होती है? 1746 में होती है, याद रखना है। बैटल ऑफ अडियार एंड बैटल ऑफ थॉमस 1746। नाउ कम्स टू ये है कि कैप्टन पैराडाइज वर्सेस अनवरुद्दीन। ये अनवरुद्दीन जो थे, ये क्या थे? कर्नाटक का रूलर थे, और पहला, याद रखिएगा, पहला कर्नाटक में अनवरुद्दीन और कैप्टन पैराडाइज किधर के थे? कैप्टन पैराडाइज फ्रांस के थे, और अनवरुद्दीन जो है कहां का? कर्नाटक का रूलर था। इसके बीच में मतभेद होते हैं, लड़ाई होती, लेकिन उस लड़ाई में कुछ ज्यादा होता नहीं है। इसलिए हम लोग सेकंड
कर्नाटक युद्ध में इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब परिणाम क्या हुआ, एक्स ला शापेल की संधि होती है कहां पर, यूरोप में 1748 में होती है। 1748 में जो एक्स ला शापेल की जो संधि होती है, ट्रेटी ऑफ एक्स ला शापेल में, इसमें प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है, सब खत्म के खत्म। अब शुरुआत होती है सेकंड किसकी, कर्नाटक युद्ध की। याद रखिएगा, किसके याद रखिएगा, पहला वाला जो कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है वो 1748 में होता है एक्स ला शापेल की संधि की वजह से। अब दूसरी बात हम पहुंच जाते हैं। अब देखिए, पहला कर्नाटक युद्ध इस बात को प्रूव कर दिया कि जो इंडियन जो रूलर्स था, जो लोकल लेवल में, तो वो आपस में उसकी कमजोरी थी, वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उसकी स्ट्रेंथ एकता नहीं थी, जिसका फायदा इसने देखा, उजागर किया। यह पता चल गया कि वो कितने कमजोर हैं और आपस में कितने लड़ते रहते हैं, और उसको दुश्मन का फायदा, दुश्मन जो है कितना फायदा उठाने वाला है, इस बात का यहाँ पे साबित कर दिया। इसीलिए दूसरा और तीसरा होता है कर्नाटक का युद्ध। सेकंड कर्नाटक युद्ध से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। पहला, सेकंड बैटल ऑफ जो कर्नाटक वो 1749 से लेकर के 1754 में होता है, और जो ये 1754 में ही किसका, डुप्ले की वापसी हो जाता है फ्रांस। चलिए, कारण क्या था सेकंड युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध का, याद रखिएगा, एक हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी या फिर सक्सेसर थे। बैटल ऑफ सक्सेसर ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक, कर्नाटक में गद्दी को लेकर के यही शुरुआत हुई। याद रखिएगा, दो लोग थे यहां पर, है ना। इसी विशेषता अगर हम देखें तो दो हैदराबाद, दो जगह, एक कर्नाटक दूसरा हैदराबाद में जो सक्सेसर को लेकर के, गद्दी को लेकर के जो झगड़ा चल रहा था। चले, सबसे पहले हम हैदराबाद को देख लेते हैं। क्या होता है यहाँ पे, आसफ जाह निजामुल मुल्क, ये हैदराबाद के था, और ये जब इसकी मृत्यु हो जाती है आसफ जाह की, उसके दो बेटे थे, हालांकि तीन बेटे थे, तीसरा को गद्दी कैसे मिलता है जरा हम इसमें देख लेते हैं। वो दो थे, एक नासिर जंग, दूसरा मुजफ्फर जंग। आ रही बात समझ में। और नेक्स्ट था कर्नाटक में अनवरुद्दीन था, किसके तरफ से, कर्नाटक से अनवर था, और कहां पे, चंदा साहब। मतलब हैदराबाद में दो लोग लड़ रहे थे गद्दी को लेकर, एक नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों को दोनों भाई थे, आसफ जाके दोनों बेटे थे, लड़ रहे थे गद्दी को लेकर के। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो हैदराबाद में नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सपोर्ट अंग्रेज कर रहा था हैदराबाद में, और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का मदद कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। इस बात को आप समझ गए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हैदराबाद में जो एक दो भाई थे, नासिर जंग और अनवरुद्दीन का हेल्प कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहा था, और मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद का था, और चंदा साहब का हेल्प कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, साइड बैकअप दे रहा था। याद रखिए। अब होता क्या यहां पर, ये जो है फ्रांस वालों ने क्या कहा, किसको, चंदा साहब को, है हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप किस पे, अनवरुद्दीन पर अटैक कर दीजिए। तो चंदा साहब क्या करता है, 1749 में 1749 पे अंबर का युद्ध शुरू होता है, जिसमें चंदा साहब किसको, अनवरुद्दीन को हरा देता है। अनवरुद्दीन का एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है मोहम्मद अली, वो वहां से भाग जाता है। याद रखिएगा कहां हुआ। इससे इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि अंबर का युद्ध कब हुआ, 1749 में होगा, 1749 में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था, चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ। इसी अंबर का युद्ध में अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली वहां से भाग जाता है, उसका भी रोल आगे होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब ये जाती, अब दूसरी बात यहां पर क्या हो जाती है कि अब ये तो यहां से अंग्रेज लोग तो बड़ा गुस्सा हो गए, अरे तरीके ये डुप्ले जो है इसके नेतृत्व में फ्रांस तो जीत गया इनडायरेक्टली, क्योंकि अनवरुद्दीन किसका सपोर्ट ले रहा था, फ्रांस का। तो अंग्रेजों ने कहा कि अरे भैया तुम नासिर जंग, तुम क्यों चुप हो, हम तुम्हें बैकअप देंगे। तो नासिर जंग ने क्या करता है, 1750 में नासिर जंग जो है मुजफ्फर जंग से लड़ाई शुरू कर देती है 1750 में। और यह नासिर जंग क्या करता है, मुजफ्फर जंग को, एक भाई दूसरे भाई को बंदी बना लेता है। अब बंदी बना लेता है तो फिर 1750 में डुप्ले ने क्या किया, अपना एक बहुत ही अच्छा शातिर दिमाग ये चलाया, जो नासिर जंग का जो कमांडर मिलिट्री या फिर सेना लोग थे उसे उसने घोष दे करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है, और इन्हीं का सेना जो क्या करता है, नासिर जंग का हत्या कर देता है, नासिर जंग का ही लोग आपस में कर देते हैं, और मुजफ्फर जंग क्या हो जाते हैं, 1750 में आजाद हो जाते हैं।
फिर ये मुजफ्फर जंग क्या करते हैं, हैदराबाद का रूलर या शासक बन जाता है। लेकिन अब क्या होता है, यहीं पर मुजफ्फर जंग तो यहां पर उसका भाई नासिर जंग तो मर जाता, लेकिन ये मुजफ्फर जंग भी अपना सत्ता नहीं कर पाते हैं। जिस दिन ये अपना राज तिलक करने वाला रहता है, उससे एक दिन पहले इसकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो इसका एक छोटा भाई रहता है, किसका, आसफ जाह का एक छोटा बेटा रहता है, सतलाह जंग ऐसे ही नाम है उसका नाम है क्या, सतवाह जंग है। तो वो क्या करता है, उसका छोटा बेटा क्या करता है, हैदराबाद का निजाम बन जाता है। चलिए बात तो यहां तक खत्म हो गई। अब बात क्या हो जाती है, अब हम लोग देख लेते हैं चंदा साहब का। तिरुचिरापल्ली में 1751 में क्या हो जाता है, अब हम लोग कर्नाटक में आ जाते हैं। चित्रापल्ली में 1751 में मोहम्मद अली, याद रखिएगा चंदा साहब जब इसका अनवरुद्दीन को जब हराता है तो फिर कुछ दिन के बाद अनवरुद्दीन का हत्या कर देता है। तो तिरुचिरापल्ली में क्या होता है, 1751 में मोहम्मद अली सन ऑफ अनवर अली का किसको, बंदा साहब को हरा देता है अंग्रेजों की मदद से। और कुछ दिन के बाद बंदा साहब, बहुत छूट गए, फिर बंदा साहब का क्या करता है, हत्या हो जाता है। याद रखिएगा तिरुचिरापल्ली के बैटल में, याद रखिएगा। सो बंदा साहब कब हारता है, 1751 में हारता है तिरुचिरापल्ली में, और साथ में मोहम्मद अली उसको हरा देता है। मोहम्मद अली इज द सन ऑफ अनवर अली। बात तो यहां तक तो समझ में आ जाती है, और भी कुछ है लेकिन आपसे इससे ज्यादा सवाल पूछेगा नहीं। अब परिणाम क्या होता है कि इसको ओवरऑल रीजन ये खत्म कैसा होगा, याद रखेगा पांडिचेरी का संधि, हाँ याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी 1755, 1755 में जब पांडिचेरी की संधि होती है, इस संधि के मदद से ये क्या हो जाता है, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक का युद्ध खत्म हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब क्या होता है, इसमें एक दुर्भाग्य की बात क्या होती है फ्रांस के लिए कि डुप्ले को, याद रखिए कहां पर, यहीं पर आप याद रखिए कि 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लेता है, क्योंकि ये जो चलता है ना फ्रांस का, इसका कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कभी अंग्रेज हारता है, फिर कौन, डुप्ले जीत जाता है, फिर डुप्ले हार जाता है। तो क्योंकि चंदा साहब का हार मतलब डुप्ले का हार, तो फ्रांस के सरकार इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, नाखुश रहते हैं। इसी वजह से वापसी, किसकी वापसी, रिटर्निंग ऑफ डुप्ले का कब होता है, 1754 में होता है। तो एक सवाल यहां पर यह भी बनता है कि डुप्ले की वापसी या फिर रिटर्निंग ऑफ डुप्ले कब होता है, 1754 में होता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसके हार होती है। और क्या होता है, पांडिचेरी की संधि किसके किसके बीच में, फ्रांस के बीच में होता है, और साथ में अंग्रेजों के बीच में होता है। क्योंकि एक साल पहले ही डुप्ले वापस चला गया है फ्रांस, तो किसके बीच में होता है, गेहूडी एक गवर्नर बनता है फ्रांस का, और अंग्रेजों के बीच में क्या होता है, वार्तालाप होते रहता है। और इनसे क्या करते हैं, इन लोग आपस में संधि करते रहते हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता है, फ्रांस की तो लुटिया डूब जाती है यहाँ पर। अब हम इनसे जुड़ी हुई कुछ और बातों को देख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक, तृतीय जो कर्नाटक युद्ध है। अब हमसे उनसे जुड़ी हुई सवाल को अब हम लोग देख लेते हैं। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध या फिर थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक का जो शुरू जो होता है 1758 से लेकर के 1763 तक ये चलता है, इस बात को याद रखना है। रीजन क्या था, रीजन यहां पर यह था कि सप्त वर्ष जो युद्ध चल रहा था यूरोप में, उसी का असर जो कहां, भारत पर देखने को मिला। और इनसे तृतीय या फिर थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका से कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी सक्सेसर या फिर उत्तराधिकारी को लेकर के जंग नहीं था, क्योंकि ये यूरोप में शुरू हुआ था और उसका असर भारत में देखने को मिला। 7th बैटल इन यूरोप, याद रखिएगा। 7वीं जो सप्तवर्षीय है, ये 7 सालों का जो यूरोप में जो लड़ा गया था युद्ध, उसी का परिणाम हमें हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। विशेषता या फिर करैक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूं थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका का, तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें जो फ्रांस गवर्नर था काउंट डी लाली, चलिए इंग्लिश में लिख लीजिएगा, फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लाली, वो भारत कब आता है, 1758 में आता है। बहुत सारे अपने सेना को लेकर के कहा फ्रांस से भारत आता है, ताकि कि अंग्रेजों का रोक सके, अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। और इसमें क्या होता है, इसी के क्रम में जब वो आता है डी लाली, तो मतलब काउंट डी लाली, तो वो वांडीवास का युद्ध हो जाता है 1760 में। सो इस 1760 जो वांडीवास का जो युद्ध है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि काउंट डी लाली भारत कब
आरंभ किए, उसकी अराइवल कब हुई तो 1758 में हुआ। लेकिन जब 1757 में बैटल ऑफ जो बंगाल में जो लड़ाई होती है एक जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं 1757 में जो क्या होती है लड़ाई होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उन पलासी, बैटल ऑफ पलासी 1757 में, उसके एक साल के बाद आता है, जबकि बंगाल जीत गया होता है कौन, अंग्रेज लोग। चलिए खैर उससे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन आगे हम लोग अगर कुछ सवाल है तो हम लोग आगे देख लेते हैं। वानीवास का युद्ध कब होता है, 1760 में होता है। आयरकुट अंग्रेज की तरफ से रहता है, काउंट डी लाली फ्रांस की तरफ से रहता है, और अंग्रेज लोग जो वानीवास की लड़ाई है आयरकुट मतलब अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, फ्रांस यहाँ पर हार जाती है। अब परिणाम रिजल्ट क्या रहता है कि पेरिस की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस का जो रहता है वो 1763 में होता है, जिसके वजह से जो ये तीर्थ कर्नाटक युद्ध खत्म हो जाता है इसी संधि या फिर ट्रीटी की वजह से। और यहां पर जो फ्रांस का है पूरा लगभग जो उसका जो एम्पायर एक्सपेंशन था या फिर साम्राज्यवादी को जो विस्तार करना था उसका यहां से टूट जाता है, इसका स्टॉप हो जाता है। और डुप्ले ने जो ख्वाब देखा था, जो सपने देखे थे कि यहाँ पे हम जो साम्राज्य विस्तार शुरू करें, वो यहीं से टूट जाता है। और साथ में हिंदुस्तान में अंग्रेजों का रास्ता साफ हो जाता है कि और हिंदुस्तान गुलामी की तरफ यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस दिन पेरिस की संधि होती है, इसमें क्या होता है, फ्रांस जो है वो सिर्फ व्यापार या ट्रेड कर सकता है, वो मिलिट्री नहीं रख सकता वो। चलिए इनसे जुड़ी हुई जो तीर्थ कर्नाटक युद्ध से जुड़ी हुई जो सवाल थे मैंने बता दिए। अब इनसे अहम सवाल क्या पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। पहली बात, कारखाना के स्थापित के क्रम में कि वो कब कब अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिशमेंट किया। प्रथम कारखाना या फिर फर्स्ट जो फैक्ट्री है 1668 में जिस साल वो आता है उसी साल वो सूरत में एस्टैब्लिशमेंट या फिर स्थापित कर देता है पहला कारखाना फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। याद रखिएगा अंडर हेडर या फिर अंडर लीडरशिप ऑफ किसका, फ्रैंको कैरो के अंदर में पहली फैक्ट्री कहां, सूरत में एस्टैब्लिशमेंट कर देती है। द्वितीय कारखाना या फिर सेकंड फैक्ट्री जो है वो 1669 या फिर 1669 में कहा मसूली पटनम में क्या करते हैं, अपना कारखाना स्थापित करते हैं। अब देख लेते हैं तृतीय। हालांकि इसने ऐसे 3 ही कारखाना एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंच लोगों ने नहीं किया, तो बहुत सारे किया था, लेकिन सवाल इन्हीं तीनों से पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। तीर्थ कारखाना या फिर थर्ड फैक्ट्री जो है वो 1690 में बंगाल में शुरू करता है। जब वो 1690 में जब करता है तो बहुत हद तक फ्रेंच की क्या होती है, शक्ति जो है इधर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इधर याद रखिएगा ये चंद्रनगर में, कहा चंद्रनगर बंगाल में है, वहीं पर ये अपना कारखाना स्थापित करते हैं। और चंद्रनगर का एक बस्ती रहता है फ्रेंच का, जो कि बंगाल में बसाया हुआ रहता है, वो भी महत्वपूर्ण रहता है फ्रेंच लोगों के लिए। अब आ जाते हैं किसके कब्जा या फिर कैप्चर के, हम लोग देख लेते हैं कि भारत में उसने कौन कौन जगह पर कब कब कब्जा किया, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कैप्चर के क्रम में अगर हम देखें या फिर कब्जा के क्रम में हम देखें तो सबसे पहले उसने कब 1672 में सैंथोम में अपना क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। दूसरा कब्जा जो वो करता है 1721 में करता है मॉरिशस में। याद रखिएगा दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ फ्रेंच का टर्निंग पॉइंट रहता है, क्योंकि 1720 के बाद जो उसका क्या होता है, अब पुनर्गठन होता है, फिर से वो अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से बनता है फ्रांस, जबकि उसके पास सैन्य ताकत या फिर मिलिट्री फोर्स का उसके पास क्या स्ट्रेंथ मजबूती आ जाती है, जब वो कहां पर मॉरिशस पे क्या करते हैं, कब्जा कर लेता है। इस बात को याद रखेगा, मॉरिशस पे कब्जा करने के बाद इस बात का यहाँ पे प्रतीक है, इस बात का सिंबलाइज्ड है कि यहाँ पर फ्रेंच जो है अब ताकतवर धीरे धीरे हो रहा था। अरे बस समझ में। अब आ जाते 1725 में मालाबार में वो नेक्स्ट अपना कब्जा कर लेता है। फिर 1749 को कहा कारीकल में वो अपना कब्जा कर लेता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है 1746 में मद्रास में कब्जा करता है। उसी टाइम पे कौन रहता है, डुप्ले रहता है, उसी के टाइम में ये मद्रास को कैप्चर कर लिया जाता है। इनसे जुड़ी हुई और 2 बातें हैं जो कि आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी का युद्ध होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वॉटसन को परमिशन देता है
कि तुम क्या एक काम करो, चंद्रनगर पर क्या कर लो, अपना अटैक मतलब आप वहां पर जाकर अपना कब्जा कर लो। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव जो है अब इसको बैटल ऑफ प्लासी मतलब प्लासी को कब्जा करने में या फिर जीतने में उसका ध्यान रहता है, उसी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर ही वॉटसन क्या कर लेता, चंद्रनगर किसकी बस्ती थी, फ्रेंच की बस्ती थी, वो 1757 में कैप्चर कर लेता है। उसके एक साल के बाद कौन आता है, काउंट डिलाली। जब एक साल के बाद जब भारत आता है, जिस साल भारत आता है उसी बार किसको, फोर्ट सेंट डेविड, इस किसकी बस्ती थी ये समझ लीजिए, ये अंग्रेजों की बस्ती थी, ये उसको जीत लिया था। आ रही बात समझ में। सो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी सवाल था फ्रेंच से लेकर के फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी हुई जितने भी सवाल थे जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने बताने की मैंने कोशिश की। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।